ओके, तो आज का सेशन जो है वो कल हमने जो सीखा है उसका एक क्विक रिवीजन होगा। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो कल इन शॉर्ट हमने सीखा था रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस। तो रियल फोर्सेस बहुत इजी है। अ फोर्स विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज हैविंग एक्सटर्नल ओरिजिन। इसका एक स्पेसिफिक सोर्स है, एक ओरिजिन है विच इज एक्सटर्नल टू अ गिवन बॉडी। एक्सटर्नल का मतलब क्या? m1 पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा इट इज बिकॉज ऑफ m2, राइट? So the force acting on mass m1 is due to external mass m2. तो रियल फोर्सेस जो होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर दो चार्जेस होंगे तो चार्जेस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिसको हम लोग कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर रियल फोर्सेस। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बताया। देन इफ यू वांट टू गो इनटू रियल लाइफ एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज ड्यू टू real force, which is gravitational force. Moon revolves around the earth is also due to real force. Relative motion between two solid surfaces, अगर हमारे पास दो solid surface है, right, and we are just touching this, okay, then I mean we are rubbing one surface over other, then you get friction. That is a real force. So these forces are real forces basically. So in short, real forces we have defined. So apart from real force, there is something called as pseudo force. और pseudo force भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। pseudo force मतलब फॉर एग्जांपल कल के लेक्चर में मैंने दिया है ये कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और अगर आप एक बस में हो, बस ने अगर एक टर्न लिया तो यू फील एन आउटवर्ड पुश। आपको ऐसा लगता है कि समवन हैज पुश्ड यू इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, बट इन रियलिटी नो वन हैज पुश्ड यू, राइट? और फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी ने ब्रेक मारा, सडन ब्रेक अप्लाई किया, तो आपको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश फील होता है, बट इन रियलिटी नो वन हैज पुश्ड यू। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स यू एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ योर ओन इनर्शिया, मतलब योर ओन मास। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। इस फोर्स का कोई एक्सटर्नल ओरिजिन नहीं होता, ये इंटरनल इनर्शिया मतलब मास की वजह से आया है, राइट? तो जब बिकॉज द सोर्स और ओरिजिन इज नॉट एक्सटर्नल, इसके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही हमको बताता है दैट कि अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है तो पहले लॉ में ही बोला होता है। वो क्या बोला होता है? एवरी बॉडी will remain at rest or in uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. तो सूडो फोर्स का ओरिजिन एक्सटर्नल नहीं है। मैंने दो एग्जांपल दिए आपको, तीसरा एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग इन अ लिफ्ट, जब लिफ्ट जस्ट स्टार्ट हुआ और इफ इट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ लिफ्ट अगर जा रहा है तो आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सूडो फोर्सेस। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। अगर वैलिड करने हैं तो हमारे पास जो भी फोर्स का इक्वेशन होगा, फॉर एग्जांपल एनी इक्वेशन F माइनस एम जी, ऐसा है कुछ, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ेगा एम ए। ये एम ए किसके लिए? ये एम ए सूडो फोर्स को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आप न्यूटन लॉज अप्लाई नहीं कर सकते, वैलिड नहीं है। तो उसको वैलिड बनाने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो टर्म एक्स्ट्रा हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो, ऐसा है कि ये जनरल एक्सपीरियंसेस आपको बहुत बार आए होंगे कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, कार में टर्न लिया और आप कार के अंदर थे तो आपको एक आउटवर्ड पुश फील होता है।
कार ने सडनली ब्रेक मारा तो आपको एक फॉरवर्ड पुश फील होता है, कार ने सडनली एक्सीलरेट किया तो बैकवर्ड पुश फील होता है। तो ये सारे फोर्सेस में फोर्स का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल नहीं था, किसी ने हमको धक्का नहीं दिया, किसी ने हमको पुश नहीं किया, बट वी आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग इट। तो ये जो फोर्स है इट इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। इस पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू अ फोर्स विच इज एक्सटर्नल टू द बॉडी। ये फोर्स इंटरनल है, ये बॉडी के खुद के इनर्शिया मतलब मास की वजह से हुआ। तो इस फोर्स को अगर हमको वैलिड बनाना है, इस पे अगर हमको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है, तो जो भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होगा उसमें हमको एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सूडो फोर्स, राइट? So the extra term that we are adding is called as pseudo force, in short, in simple language. Okay. Then हमारे कल के सेशन में हमने लिया था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पहले मैं कंजर्वेटिव फोर्स का एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक टेबल है, दिस इज दैट टेबल, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो ग्राउंड पर रखा हुआ है। Assuming there is no air resistance assumption कि टेबल और एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को टेबल पे रखना चाहते हैं। We want to keep this object on the table, assuming there is no air resistance, मतलब एयर अपोज नहीं करेगा, एयर है ही नहीं ऐसा मान लो। So we are neglecting that there is any air. फर्स्ट थिंग, क्या ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ा? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इफ यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीप इट ऑन द टेबल, यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? इस केस में एयर नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। नाउ ये हो गया पाथ वन, ब्लैक लाइन। ऐसा हो सकता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रख दूँ अराउंड सम अदर पाथ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के टेबल पे रखूँ मतलब विद द हेल्प ऑफ और वाया अनदर पाथ, है ना? तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, सिर्फ जो पाथ हमने यूज किया है वो अलग अलग है, राइट? तो यहाँ पे जितना वर्क डन लगने वाला है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेम फॉर ऑल दीज थ्री पाथ। मतलब अगर पहले पाथ में वर्क डन 10 जूल है तो दूसरे में भी 10 जूल है, तीसरे में भी 10 जूल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं दिस वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओके? तो 10 जूल ही लगने वाला है हमको बेसिकली। उल्टा किया तो मतलब अभी ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के ग्राउंड पर रख दिया तो भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा। तो द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल टू द ग्राउंड, या फिर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू द टेबल। ग्राउंड से टेबल पे रखो, टेबल से ग्राउंड पे रखो, किसी भी पाथ के थ्रू रखो, द वर्क डन इज स्टिल द सेम। तो ऐसे केसेस में जो फोर्स हम लोग यूज अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स और बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे फोर्सेस हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। So the forces in which work done in moving an object are path independent. Such forces are called as conservative forces. Simple. अब एक चीज हमको और सोचनी है कि हम लोग स्कूल टाइम से सीखते आ रहे हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, करेक्ट? तो हमने जो वर्क डन किया, मतलब जो 10 जूल का जो वर्क डन था इस ऑब्जेक्ट को टेबल पर रखने का, तो फिर कहाँ गया वो? So that work done is stored in the object itself. जब आपने ऑब्जेक्ट को टेबल पर रख दिया तो वो जो वर्क डन हमने किया था वो वर्क डन इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू
is nothing but work done and is nothing but force into displacement, right? Good. इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स के केस में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल में हो सकता है, पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में हो सकता है, यस। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल बट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन भी कर दिया, और वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, दीज आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, अब नॉन कंजर्वेटिव क्या, बहुत सिंपल है। मान लो कि यहाँ पे अब हमारे पास एयर है, so let us say this is air in the surrounding, ये जो मैं पर्पल डॉट कर रहा हूँ this is air, और some liquid बोल सकते हो, आपके ऊपर है, anything, right? अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टेबल पर रखने जाऊंगा, एयर की वजह से अपोजिशन होगा, मतलब रेजिस्टेंस होगा, राइट? तो रेजिस्टेंस होगा मतलब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा मतलब वहां पे हीट का जनरेशन होगा, और हीट का जनरेशन होगा मतलब देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, राइट? इसका मतलब ये पाथ डिपेंडेंट हो गया। क्यों पाथ डिपेंडेंट हो गया? सपोज यहाँ पे ज्यादा एयर है, मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर है, तो जहाँ पे ज्यादा एयर है, ऐसा ही कर देता हूँ मैं, लॉट ऑफ एयर हियर, तो मैं अगर इस पाथ से ले जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, if I am going through a path where there is more air, there is more resistance, there is more loss. And if I am going to through some alternate path where there is less air, so there is less loss of energy, right? इसका मतलब वर्क डन इन दोनों पाथ के अराउंड, पार्ट 2 और पार्ट 1 के अराउंड वर्क डन अलग अलग लगेगा, क्योंकि पार्ट 1 जो ब्लैक लाइन दिखाई है यहाँ पे एयर ज्यादा था, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा था, रेजिस्टेंस ज्यादा था मतलब बेसिकली लॉस ज्यादा होगा, वेयर एज पार्ट 2 के अराउंड देयर इज लेस एयर, लेस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, तो सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि यहाँ पे देयर इज लॉस, राइट? तो नॉन कंजर्वेटिव हो गया ये, गुड, ऑलराइट। तो बहुत सिंपल है, इस केस में टोटल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, जस्ट अ मिनट। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट yesterday's class. We have briefly went through what I sent you yesterday as a recorded lecture. Okay, so it's time to move to next topic. So let me just clean this thing because it is not required now and I don't want this to go in your notes. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, and this is a very simple topic. Work done by a variable force. So far what you have learned is, आपने अभी तक ये सीखा है कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये नॉर्मली हम लोग स्कूल से सीखते आते हैं इस चीज को। ये जो है इट इज ट्रू अंडर वन अजम्पशन, दैट इज फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट? उस पर मैं कॉन्स्टेंटली सेम फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन, ओके? सो द फोर्स हियर इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? पर रियल लाइफ में अगर आप बात करोगे तो रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि फोर्स इज अ वेरिएबल, होता है, हो क्या सकता है, होता है। एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल रॉकेट, सॉरी, रॉकेट हमने लॉन्च कर दिया, वो अर्थ से ऊपर जा रहा है, मतलब अर्थ और उस ऑब्जेक्ट मतलब रॉकेट में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाएगा, है ना? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, 1/r²। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स का।
तो इसका मतलब फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, तो ये वेरिएबल फोर्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल फोर्स में हम लोग वर्क डन इतना इजीली निकाल नहीं सकते। तो देर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट वेरिएबल फोर्स, पहले मैं समझा दूंगा एंड देन वी कैन राइट डाउन एंड मेक नोट्स आल्सो। तो देर आर टू मेथड्स, आपके टेक्स्ट बुक में एक मेथड दिया है, आई डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टेल यू टू डिफरेंट मेथड्स। इसलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन सीखा था, बहुत सिंपल चीज है। तो पहला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड। we can find out work done by a variable force. Variable force मतलब उस फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, राइट? ओके, so we can find out what is work done due to variable force using graphs. तो मान लेते हैं हम लोग कि ये x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्सिस डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, और y एक्सिस पे फोर्स है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है मूव हो रहा है, राइट? मान लेते हैं इनिशियली ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे है और फाइनल पोजीशन होगा Q, जस्ट अज्यूम, राइट? एंड वी आर अप्लाइंग सम फोर्स व्हिच इज वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है। तो मान लो ऐसा कुछ फोर्स है, यू कैन एक्चुअली ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कर्व, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर्व ड्रॉ कर सकते हो, ओके? तो एज यू वांट। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट था इनिशियल, ये P पॉइंट है, राइट? And then the final point where we are taking this object will be Q. And as you can see from graph, आप ग्राफ से देख सकते हो that ये जो फोर्स है, this is a variable force, right? फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन होता, फिर I should be getting straight line. So we don't see any straight line, we see a curve. इसका मतलब फोर्स इज चेंजिंग। तो P से Q इसके बीच में अलग अलग पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू इज डिफरेंट, ओके? दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? हमारा टास्क ये है टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम P टू Q, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q। तो अब जब मैं P से Q ले जा रहा हूँ तो बीच में कोई पॉइंट आया होगा A, राइट? ए से बी पे लेके जाना होगा विद अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन ए एंड बी इज स्मॉल dx, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डी हियर, है ना? किसी भी चीज को P से Q ले जाना है तो P से Q डायरेक्ट तो नहीं जाएगा ना, देयर आर इंटरमीडिएट स्टेप्स। ए पे आया होगा, फिर बी पे जाएगा, फिर और एक पॉइंट पे जाएगा, फिर अलग पॉइंट पे जाएगा, आखिरी में Q पे पहुंचेगा जाके, राइट? तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ ये बी पॉइंट है, राइट? ओके, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं डायरेक्टली वर्क डन निकाल नहीं सकता टोटल कर्व का फ्रॉम P टू Q। आई कैन नॉट फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम P टू Q, क्यों नहीं फाइंड कर सकता? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमको क्या डिस्टेंस, राइट? वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मतलब ये एरिया अंडर द कर्व हमको देता है डिस्टेंस, ओके? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर द कर्व मतलब ये एरिया मुझे देगा वर्क डन, बिकॉज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। अब ऐसे केसेस में मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, व्हाई? बिकॉज मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने आता है, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने आता है, so I can directly find out what is work done here, correct? But the case under study, हमारा जो ग्राफ है, जो रेड लाइन है, उस केस में it is not that simple, क्योंकि कर्व, that is a curve, it is not a straight line. ये जो ऊपर का शेप है रेड लाइन में, it is not well defined, तो मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे पाथ को मतलब P से Q पूरे पाथ को छोटे छोटे डिस्टेंसेस में डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर देते हैं, and each of this displacement is nothing but dx.
अच्छे से समझ लेना, ये चीज बहुत सिंपल है, राइट। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ? ये हुआ कि ये जो है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन गया ऊपर, मतलब ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल हो गया, और मैं इस स्ट्रिप ए बी सी डी जो रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया में निकाल सकता हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, मुझे पता है। ओके, तो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी? सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डीडब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो स्मॉल था, डीएक्स था। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इज फोर्स इनटू डीएक्स। मैं एफ क्यों लिख पा रहा हूं अब? क्योंकि ये जो ऊपर का डीसी लाइन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, मतलब यहाँ पे डी से सी मतलब ए टू बी फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट, मैं ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली बोल सकती हूँ, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, राइट राइट। तो हमको मिल गया वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज एफ dx। इसलिए हमने पूरे मोशन को P से लेके Q तक, मतलब फाइनल पोजीशन तक जाते जाते, इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल Q है, ये पूरे मोशन को हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने से हुआ क्या कि हर एक स्मॉल पार्ट जो होगा वो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल होगा, तो मैंने यहाँ बताया लाइंस के थ्रू। तो एवरी स्मॉल पैच विल बी अ रेक्टेंगल मोर और लेस। तो टोटल वर्क डन क्या होगा फिर? टोटल वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P to Q, तो इंटीग्रेशन P to Q इज इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्मॉल वर्क डन, मतलब बेसिकली ये पहला पैच, इसका वर्क डन, फिर दूसरा पैच का वर्क डन, फिर तीसरे पैच का वर्क डन, फिर चौथे का, फिर पांचवे का, मतलब मैं टोटल सबका सम करते जाऊंगा। और जब सम कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, राइट। अब P से अगर ऑब्जेक्ट, सपोज अगर P से अगर ऑब्जेक्ट पहले R पे आया, स्मॉल dx, तो वर्क डन इज dw। फिर R से अगर A पे गया, डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन अगेन dw। R to A आया, A से B पे गया, वापस डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन dw, राइट, करेक्ट। तो हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट dx है तो वर्क डन भी dw है, इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw पे इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा आपका W इज इक्वल टू, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कर्व को नाम देता हूँ मैं SR, so it becomes area under the curve SR, simple. So I will repeat it again and then we will write this method and then we'll go to second method which is mathematical method, और mathematical method में हम लोग vectors का use कर लेंगे to find out what is work done. Okay, so I will repeat this but one by one. First we are supposed to write what is necessary. Almost clean, good enough, right. तो पहले तो what we know is we should mention that we know that work done by a constant force, work done by a constant force in moving an object through distance x is given by W equal to F into x by a constant force F मान लेते हैं, that force is F, okay. तो ये हमको पता है, वेक्टर नोटेशन में लिखोगे तो F bar dot x bar लिखोगे, तो दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, बट यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट था
right? Okay, but in real life, force may be a variable, right? But force may vary from point to point. मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एग्जांपल आपको ये दिया था कि when a body goes when a body goes away from the surface of earth, away from the surface of earth, gravitational force goes on reducing, or gravitational force decreases, and hence the force is variable in this case. The force is variable in this case. Right. So बहुत simple है. The case is very simple. If a body is moving under the action of variable force, then you can also find out work done, but with two different methods, and I have taught you one of it. So let's talk about that first. We want to study work done by a variable force. Okay, method 1, graphical method. बहुत simple case है ये. So let us first consider that there is a force acting along a fixed direction. Direction fixed क्यों? मतलब motion is only along x-axis. Motion is only along y-axis. ऐसा ले सकते हैं हम लोग. Direction fixed कर दिया, मतलब फिर force की value हम लोग change करेंगे बाद में. Let us consider a force acting along fixed direction let us say x-axis with variable magnitude remember force is a vector quantity तो डायरेक्शन फिक्स किया तो मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा if you want to have a variable force. ओके, अगर फोर्स वेरिएबल चाहिए तो या डायरेक्शन चेंज करो या मैग्नीट्यूड चेंज करो. यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स किया है तो मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा आपको, राइट, as shown in figure. So let me first draw here this figure. So this is displacement axis, this is force axis, and let me take any curve. Okay, the particle or the object is initially here at position P and finally it is at position Q. Let me see, this is S point, this is R point. The particle is somewhere at point A in between P and Q, and then it will go to point B in between P and Q. Displacement between AB is dx. So this is dx distance, right? Okay. So this is what you should know. इसको नाम दे देते हैं something like CD. Okay. नामकरण तो आपको जो करना है वो कर सकते हो, ये ओरिजिन जो लिखना है आप लिख सकते हो. The only thing is कि जब आप लिखोगे तो you need to specify names properly. Okay, you need to specify names properly. और अगर आपको ये रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो देखना है तो रियल लाइफ में क्या हो रहा है तो that is let us say figure A.
फिगर बी हियर। रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पी पे है, फाइनली वो क्यू पे आएगा, और ए पोजीशन है somewhere in between and B somewhere in between, and the distance between A and B is dx. Okay, so this is a real life situation. उसी को मैंने ग्राफ से डिनोट किया है, that's it, right? So what is our task here? हमें करना क्या था? हमें करना ये था कि P से Q बॉडी को ले जाने में कितना वर्क हुआ. So we want to calculate work done in moving the body from point P to Q, right? Under the action of variable force. Under the action of variable force. Because as I said earlier, force की वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं है, राइट? ओके, तो ऐसा अजम्पशन हमको करना पड़ता है कि P से Q इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये जो है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स. सिंपल है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. खाने के बाद वॉक करने गए, 1 किलोमीटर वॉक कर लिया, सीधा के घर से 1 किलोमीटर तक जंप मारेंगे कि हम लोग नहीं मारेंगे. सो इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्टेप्स, राइट? तो सिमिलरली ए पी से लेके क्यू तक अगर ऑब्जेक्ट को जाना है तो इट डजंट गो डायरेक्टली, यू नो, द ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म स्मॉल स्टेप्स, छोटे स्टेप्स लेगा वो. तो अजम्पशन, हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये सब इमेजिनरी चल रहा है यहाँ पे. ओके, let us assume that the displacement from P to Q is made up of large number of very small steps. अब very small को फिजिक्स में बोलते हैं infinitesimal. मैं बताता हूँ आगे. Let us assume that displacement from P to Q is made up of large number of very small displacements. Very small को फिजिक्स में बोलते हैं infinitesimal. Don't take it to be infinite. This is infinitesimal, means very small. Large number of very small displacements, infinitesimal displacements, dx, and so on. Okay, this is what you should know here onwards. क्योंकि यहाँ पे very small word नहीं यूज होता, यहाँ पे infinitesimal word यूज होता है. Okay, right. तो हमने एक डिस्प्लेसमेंट बताया है A to B, which is dx. One such small displacement or infinitesimal displacement is from A to B, which is basically dx, right? Okay, then अब क्योंकि A से B ये एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फोर्स को मैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया पहले. तो ये जो डीसी लाइन है, लेट मी चेंज द कलर. सो ये जो डीसी लाइन है, आई कैन ऑलमोस्ट कंसीडर इट टू बी अ कांस्टेंट. ओके, so since displacement dx from A to B is very small, hence force can be taken as constant. Work done, small work done,
right? Therefore, small amount of work done, small amount of work done to move object from A to B is given by dw is equal to f dx, right? तो ये जो वर्क डन है इट इज फ्रॉम ए टू बी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था, फ्रॉम पी टू क्यू, इनिशियल पोजीशन पी, फाइनल क्यू, और हमने अज्यूम किया कि ये पी से क्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, सिंपल है। देयरफॉर टोटल वर्क डन in moving the object from P to Q, from P to Q can be obtained by integrating, can be obtained by integration, and therefore total work done will be simple, integration from initial point to final point, right? And this is initial point to final point, the dw is f dx. This is nothing but area, already पता है आपको, area under the curve, area, what area, diagram में देखना पड़ेगा, PSRQ, this is area PSRQ, okay? यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, this is area of the strip ABCD, area of strip ABCD, क्योंकि A से B, if you look in the diagram, A से B, work done will be this area of triangle or strip ABCD, and total work done will be area PSRQ, क्योंकि हमने ऐसे ABCD strip, we have many such strip, ABCD जैसे बहुत strips है हमारे पास, सबको हम लोग ऐड करते गए, सम करते गए, इंटीग्रेट करते गए, therefore total work done from P to Q is nothing but area PSRQ। तो ये पहला मेथड हमारा हो गया है यहाँ पे, ग्राफिकल मेथड। देन सेकेंड मेथड इज मैथमेटिकल मेथड। तो सी ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ की हेल्प ली, और नीचे जो मैंने बी डायग्राम ड्रॉ किया है वो बेसिकली जस्ट आपको एक कनेक्ट करना था कि व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, राइट? तो फिजिक्स अगर आपको अच्छा करना है, दो चीजें चाहिए आपको, just two things, right? One is understanding of what is happening around, दूसरा how to put it in words, क्या हो रहा है उसको कैसे लिखना है। एंड आई गारंटी यू फिजिक्स जितना इंटरेस्टिंग और सिंपल सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये दो चीजें हैं, बट यू नीड टू कंप्लीटली गो इनटू दैट मोड जहाँ पे आप उसको सोच पा रहे हो कि व्हाट इज हैपनिंग देयर इन रियलिटी। तो नेक्स्ट, as I told you, second is basically mathematical method, ये तो और भी इजी है। ओके, तो यहाँ पे भी सिनारियो वैसा ही है, हमारे पास एक टेबल है, ऑब्जेक्ट इज समवेयर इनिशियली एट P, फाइनली इसको ले जाना है Q पे, राइट? इन बिटवीन मैं मान लेता हूँ कि ये ओरिजिन है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना, यहाँ बताना इंपॉर्टेंट है ये ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से P पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी
ओरिजिन से P पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज S1 बार, और ओरिजिन से Q पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज S2 बार. You already know how do we measure displacements, okay? तो P का पोजीशन वेक्टर S1 बार है, Q का पोजीशन वेक्टर S2 बार है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q will be S2 बार माइनस S1 बार. डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि आप कैसे मेजर करते हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है. अब इन बिटवीन A पॉइंट था और B पॉइंट था, इनका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है dx. जब A पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, उसको B पे लेके जाना है, तो हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अब फोर्स एप्लीकेशन के बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं. आई कैन अप्लाई फोर्स समथिंग लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो भी जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी जाएगा. आई कैन अप्लाई अ फोर्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा भी फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ. फिर भी फोर्स का कम से कम एक कंपोनेंट विल हेल्प द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम ए टू बी. ओके, तो मान लो कि मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है, the force is in this direction, this is force, and the direction of displacement is this. The angle between force and displacement dx is theta. ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, राइट? ओके, तो इस केस में why it is still simpler, क्योंकि A से B जो स्मॉल वर्क डन हुआ होगा dw, small amount of work done to move object from A to B is F bar dot ds bar डॉट प्रोडक्ट क्यू, क्योंकि अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है. तो फोर्स का सिर्फ एक कंपोनेंट जो है कॉस कंपोनेंट, मतलब अगर आप, मैं इसको नहीं लिखता हूँ dx को, तो f cos थीटा कंपोनेंट जो होगा, दिस cos component is responsible for moving the object from one point to another point from A to B. Okay, right? तो ये याद रखना. गुड. तो वापस से व्हाट विल बी टोटल वर्क डन देन? तो टोटल वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन P से स्टार्ट हुआ, Q पे खत्म हुआ, इंटीग्रेशन ओवर ऑल दिस स्मॉल w. कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं है, सिर्फ वहाँ पे ग्राफ का यूज कर रहे हो, यहाँ पे वेक्टर्स का यूज कर रहे हो, इसलिए इसको ग्राफिकल मेथड बोला था, इसको आप मैथमेटिकल मेथड बोल रहे हो. यही चेंज, दैट्स इट. ओके, तो अभी भी वही है कि P से Q स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यू आर गोइंग फॉर अ वॉक 1 किलोमीटर, तो घर से सीधा 1 किलोमीटर पे जंप नहीं मारते हम लोग, वी टेक स्मॉल स्टेप्स. तो P से Q भी जो होता है, इट इज लाइक स्मॉल dx 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 dx. तो अभी हर एक dx में from P to next point, from that point to next point, from that point to next point, from A to B, from B to next point, वर्क डन तो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट अपने आप तो मूव नहीं होगा. So total work done will be integration over dw, and that is equal to P to Q F bar dot ds bar. That's it. This is mathematical method. अब P Q की लिखने की जगह पे हम लोग सिर्फ लिखते क्या है? S1 to S2, क्योंकि position vector of P was S1 and Q is S2. That's why integration from S1 to S2 F bar dot ds bar. Okay. तो दिस इज वेरी सिंपल. यहाँ पे तो ज्यादा कुछ है ही नहीं. नो ग्राफ, नथिंग, नो एरिया अंडर द कर्व, नथिंग, जस्ट स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब, एंड यू आर डन, राइट? तो अब मैथमेटिकल मेथड को हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं. लेट अस कैलकुलेट वर्क डन by a variable force in moving the object, an object better, particle, an object from P to Q, right?
as shown in figure. As shown in figure. Simple. Then, at any instant, the body is at certain point and it is acted upon by a force F, right? एक instant पे object A पे था, तब उस पे एक small force F act कर रहा है. I don't know whether it is small or large. So the object is at point A at some instant of time. At some instant of time, and a force F acts on it, which produces displacement which produces small displacement dx, and takes it to point B. Right. क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो फोर्स हम लोग कांस्टेंट है ऐसा अज्यूम कर सकते हैं. Since the displacement is small, the force can be assumed to be constant. Right, and we know that the small amount of work done is given by the small amount of work done dW from A to B is dW is equal to F bar dot ds bar. dx लिख दो या ds लिख दो, एक ही बात है. I will just say dx because क्योंकि मैंने वहाँ पे dx यूज किया है. You can use ds also, doesn't matter, same thing, तो फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ फिर यहाँ पे मैं नोटेशन चेंज कर लूंगा. मैं x1 बोल दूंगा, इसको x2 बोल दूंगा. That's it. All right. Then total work done. And by the way, यहाँ पे वो एंगल मेंशन करने की जरूरत नहीं है हमको. We already know f bar और dx bar will be f dx cos theta, theta angle between f bar and dx bar. तो जरूरत नहीं है मेंशन करने के लिए. Total work done is given by W इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, P से, अल्टीमेटली कहाँ गया, Q पे. ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करके रखा था, तो हर एक डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन dW, तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल dW. P का पोजीशन क्या था, x1, Q का क्या है, x2, dW क्या है आपके पास, f bar dot dx bar. खत्म. So this is total work done by a variable force. राइट. तो ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन था. डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें हम लोग वेक्टर्स यूज कर रहे हैं. मतलब कई बार क्वेश्चन में आपको वेक्टर्स दिए होंगे, राइट. फॉर एग्जांपल ऐसा बोला होगा, और फोर्स F बार इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस t स्क्वायर j कैप प्लस k कैप is acting on an object which is initially at r1 bar I cap plus j cap plus 2k cap. This force displaces the object to a new position, 2I cap plus 3j cap plus k cap, right.
कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस ऑब्जेक्ट, बोल सकते हो, जरूरी नहीं है टी होगा, डजंट मैटर, ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये टी मतलब ये जो फोर्स है ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है फोर्स, राइट। अगर इसको मुझे डिस्टेंस मतलब पोजीशन का फंक्शन बनाना है तो मैं एक्स लिख दूंगा, 2x एक्स स्क्वायर, मतलब विथ पोजीशन चेंज हो रहा है। The only idea here was to tell you that the force is not constant, the force is changing with respect to time or with respect to position, okay। और क्या पोजीशन के साथ फोर्स चेंज होता है? यस डेफिनेटली होता है, मैंने अभी बताया, एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर ले जा रहे हो तो पोजीशन के साथ फोर्स डायरेक्शन फोर्स चेंज हो रहा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब आपको फोर्स और इनिशियल और फाइनल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया है तो वेक्टर, अगर आपको क्वेश्चन में ग्राफ भी दे दिया तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ दिया मतलब क्या करेंगे मैंने ऑलरेडी बताया आपको। लेट्स से ऐसा होगा, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स, बाय अ वेरिएबल फोर्स एज शोन इन डायग्राम, दे दिया ऐसा कुछ आपको। हाँ तो यहाँ पे वैल्यू दी होगी, ये वैल्यू दी होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, you will be given some values here and you just have to find out area under the curve, हो गया खत्म। तो जब ग्राफ दिया है तो ग्राफ से, जब वेक्टर्स दिया है तो वेक्टर्स से। So there are two different methods of finding out what is work done by a variable force. So what new you have learned today, that work done is still force into displacement, but the force need not to be constant every time. The force is a variable force in fact in most of the cases. Maximum cases में force जो है वो variable force होता है। Okay, right. So to be continued in next session.